मैं ऐसी सिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे बहुत पहले जब मैं 9th क्लास में थी तब बच्चे इतना पढ़ाई का कुछ था नहीं कि कोचिंग जाना है, मतलब ना कोई कोचिंग वगैरह कुछ थी नहीं हमारी सिटी में। उस टाइम की बात है ये, जब मैं छोटी थी तो बचपन से ही मतलब मेरी मम्मी पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। पर क्या हुआ कि अब घर पे ऐसा होता है ना कि कोई किसी ने नीट क्रैक नहीं किया होता है तो लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो मैम आई मेरी लाइफ में, केमिस्ट्री टीचर आई मेरी लाइफ में, उन्होंने पहले तो डांट दिया मुझे, फिर मेरी शिकायत घर पे कर दी। वो एक ऐसा टाइम था जब मैं अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कि मतलब अगर किसी ने मुझे इंसल्ट किया है तो मैं रिवेंज लूंगी, ठीक है, वैसा था मेरे अंदर हमेशा से। हाँ मेरा इंतकाम वही देखोगी वही वही इंतकाम। अब मैंने सोच लिया अब तो इंतकाम होगा। मैम ने मुझे बुलाया, इसमें था व्हाट डू यू वांट टू डू विथ योर लाइफ। अब ये सवाल आ गया मेरे सामने पहली बार। क्या करना चाहते हो जिंदगी में? ड्रॉप इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। आई थिंक कि ये चीज जो है बहुत बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है, बहुत सोचना समझना पड़ता है। जब मैं नीट का एग्जाम देने जा रही थी, एक रात पहले मैंने पढ़ाई नहीं करी थी और सुबह जब मैं उठी थी तो मुझे पता था कि आज का दिन तो मेरा है। जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ ना, वो इस साल होने वाला है। सो हेलो नीट स्पॉट के वासियों, क्या हाल हैं यार तुम लोगों के। बैक टू बैक पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई नीट का जो एग्ज़ाम है उसकी इम्पॉर्टेंस अगर आपको समझनी है, नीट के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है ताकि आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सको, इस बारे में आपके सीनियर्स को लेकर आ रहे हैं। उनका टाइम बार बार हम लोग उनको यहाँ पर लेकर आते हैं, परेशान करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं और उनसे ये बात कहलवाते हैं कि भैया क्या होनी चाहिए तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। तो ये सारी बातें जो है वो हम उनसे करते हैं। तो आज हमारे साथ जो हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद है और हमारे साथ काफ़ी सारी बातें करने वाली हैं, वो उनकी स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है। उन्होंने अपने दम पर नीट की तैयारी करी। उन्होंने ज़्यादा फैंसी कोचिंग्स वगैरह पे भरोसा ना करते हुए कोविड से पहले अपने कॉलेज में एडमिशन लिया, तब जब नीट और एम्स अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करते थे। और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया। कुछ फर्स्ट ईयर में कुछ कहानियाँ हुई उनके साथ, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बट फाइनली जब वो अभी डॉक्टर बन चुकी हैं, मतलब कि एज एन इंटर्न अभी काम कर रही हैं, सारी चीज़ें वो भी जानेंगे। तो उस टाइम तक की उनकी जर्नी क्या रही, क्या रहा उनकी जर्नी में ऐसा स्पेशल जिसके कारण उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, उनको ऐसा क्या उनके अंदर ऐसा जज्बा था, क्या मोटिवेशन फैक्टर था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, वो सारी चीज़ें जानेंगे आज इस एपिसोड में। 2019 के बैच से तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुमेधा आपका। कैसी हैं आप? आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू? बस बहुत बढ़िया यार। तो डॉक्टर सुमेधा, एक बात बताइए, जब डॉक्टर सुमेधा सुमेधा थी और जब आपका नीट में सिलेक्शन हुआ नहीं था, ये बात शुरू होती है 11वीं क्लास से। 11वीं क्लास में वो केमिस्ट्री की मैडम तो उसकी क्या कहानी है, वो केमिस्ट्री का पहले दिन का क्या आपका वो था कि क्या स्टोरी थी? एक्चुअली 9th एंड 10th मतलब ये दो ऐसे क्लासेस थे जब मैंने पढ़ाई तो करी ही नहीं। उसके पीछे भी बहुत मतलब जेन्युइन सा रीज़न है, क्योंकि हम 8th क्लास के बाद 9th क्लास में आते हैं एंड सडनली हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है एंड हम मतलब हम फील करते हैं ना हम बहुत बड़े हो गए। अच्छा, आप भी उसी बैच की हैं क्या? जब तक 8th क्लास तक कोई फेल नहीं होगा ये रूल था? हाँ। भाई हमारा लास्ट बैच था वो वाला, ठीक है। उसके बाद से सब 8वीं क्लास वाला वो रूल चला गया। हमें लगता ही नहीं था कि पढ़ना भी होता है एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स के लिए, कि पास तो सब हो ही जाते हैं। वो तो उतना सीरियसली हमने पढ़ा नहीं कभी। एंड 9th क्लास में जब आए एंड दोस्त भी, मतलब मेरा स्कूल ऐसा था जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ाई को लेके सीरियस थे ही नहीं। और मैं ऐसे सिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे बहुत पहले जब मैं 9th क्लास में थी तब बच्चे इतना पढ़ाई का कुछ था नहीं कि कोचिंग जाना है, मतलब ना कोई कोचिंग वगैरह कुछ थी नहीं हमारी सिटी में। उस टाइम की बात है ये, तो इतना सीरियसली लिया नहीं। तो 9th एंड 10th बहुत बेसिक होते हैं जो कि आना चाहिए, वो मेरा ख़राब हो गया। तो जब हम 11th क्लास में
गए, मतलब पहली क्लास मतलब केमिस्ट्री सोचा कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, तो कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि 10th बोर्ड होते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सीरियसली ली, तो कोचिंग गए, तो वहाँ पे समझ में आया कि लाइक पहली क्लास थी और पहली क्लास में मैम पढ़ा रही थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एक चैप्टर होता है एंड उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक डिफरेंस बिटवीन एटम मॉलिक्यूल काइंड ऑफ क्वेश्चन था कुछ, तो उस टाइम पे मुझे ये भी समझ में नहीं आता था कि एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछ लिया। सबसे ज़्यादा खतरनाक तो वही होता है कि मॉलिक्यूल एलिमेंट उसका फर्क नहीं समझ आ रहा होता, अगर ये एलिमेंट है तो मॉलिक्यूल क्यों है, मॉलिक्यूल है तो एलिमेंट क्यों है भैया। हम एक मतलब ऐसे बच्चे से क्या उम्मीद रखेंगे जिसने 9th और 10th कुछ पढ़ा नहीं, उसे ये सब आता हो, जब हम एनवायरनमेंट साइंस उसके पहले सोशल साइंस ये सारी चीज़ें पढ़े होते हैं ना, मतलब एक केमिस्ट्री मतलब हार्डकोर केमिस्ट्री में हम तो घुसते हैं, तो सही बात है। अब उनने मुझसे पूछ लिया डायरेक्टली कि हाँ बताओ, अब सबके सामने एक तो उस टाइम पे इतना एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थे, एक्सट्रोवर्ट थे नहीं, तो खड़ा कर दिया, पूछा उन्हें सवाल, लिटरली कुछ नहीं मतलब बोल ही नहीं पाया ना, कुछ नहीं चमका लिटरली, तो अब जितना गलत बोल सकते थे उतना गलत बोला है। सही बात है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उनने मुझे उस समय तो डांट दिया थोड़ा सा, ठीक है। यार पहली क्लास में कौन टीचर डांटता है? अब वो मेरी पहली क्लास थी पर पूरे बैचमेट्स मतलब वो मैंने लेट ज्वाइन किया था एक्चुअली, अच्छा। तो बाकी लोगों को तो चीज़ें आती थी, तो वो थोड़ा बहुत तो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, पर मैंने नहीं किया था, तो उन्होंने बस जस्ट जानने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअली वो जो टीचर थी वो मेरे पेरेंट्स को जानती थी, तो उन्होंने बस ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि हाँ मतलब उनके बच्चे हैं तो कैसा पढ़ते होंगे ये उनने पूछ लिया, और ऐसे मैंने उनको समझ में आ गया नहीं पढ़ते बच्चे। तो बहुत ही गलत जवाब था, एंड देन उसके बाद थोड़ी बहुत शिकायतें भी हुई मेरे घर पे, ऐसे पापा को भी, तो कोशिश किया उनने कि हाँ मतलब बताने की कि बच्चे पढ़ नहीं रहे आपके, तो अच्छा नहीं लगा, बहुत ही गंदा लगा था उस टाइम पे। अभी तो मैं मजाक में बोल रही हूँ, बट वो जो टाइम अभी था मजाक उड़ा सकते हो, उस टाइम पे तो दिमाग की लगी पड़ी होगी यार। हाँ, क्या उस समय तो सब मजाक उड़ा रहे थे मेरा। मैडम ने ऐसे बोल दिया यार। हाँ, सही बात। और ये बात भी तो होती है ना कि घर वालों को जानते हैं मैम, तो वो चीज़ें और ज़्यादा हर्ट कर जाती है, तो यही था। ये तो और खतरनाक होता है घर वालों को अगर मैम जान रही है, और यार हर चीज़ ही पता लग जाती है फिर तो पेरेंट्स को। अच्छा मेरे को एक बात ये बताओ, फिर अब आपने केमिस्ट्री के बारे में फिर वहाँ से पढ़ना तो शुरू किया, हाँ, बट ये कब डिसाइड किया कि भैया वाइट कोट पहनना है, स्टेथोस्कोप लगाना है और डॉक्टर बनना है? ये डिसाइड किया तो मैंने डिसाइड मतलब ऐसे जब मैंने, अच्छा मैडम आपकी जिंदगी की विलन बन चुकी थी क्या इस समय? एक टाइम पर तो बन चुकी थी, पर लेकिन आगे चल के वो हीरो भी बन गई थी। अच्छा तो बताएं कि पहले तो डॉक्टर का बताएं कि आपने कब सोचा? हाँ, तो डॉक्टर का ऐसा था कि जब मैं छोटी थी तो बचपन से ही मतलब मेरी मम्मी पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, पर क्या हुआ कि अब घर पे ऐसा होता है ना कि कोई किसी ने नीट क्रैक नहीं किया होता है, तो लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सही बात। आज के डेट में मेरे और भी सिबलिंग्स हैं जो कि नीट क्रैक कर चुके हैं, पर लेकिन उस टाइम पे नहीं किया था किसी ने, हम सब छोटे थे तभी, तो लगता नहीं था कि हम कभी कर पाएंगे। और आसपास भी क्योंकि इतना इन्फ्लुएंस नहीं था कि और लोगों ने भी किया हो तो उनकी स्टोरीज पता हो कैसे करते क्या करते, यूट्यूब भी नहीं था इस टाइम पे कि हम कुछ गाइडेंस ले सके उससे। सही बात। और मेरे पास तो कीपैड का फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे। तो अच्छा फ़ोन ही नहीं था मेरे पास। फ़ोन तो मेरे पास बहुत बाद में, वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसा था कि था मतलब एक बैक ऑफ द माइंड था कि हाँ डॉक्टर बनना है, कैसे बनना है क्या बनना है कुछ नहीं, और सीरियस भी नहीं थे उस चीज़ को लेके, ठीक है। अब इतनी छोटे उम्र में कोई अपने मम्मी पापा के सपने को लेके सीरियस नहीं होता है, वो तो कहने वाली बात है, ठीक है। फिर हम फिर क्या हुआ कि वो मैम आई मेरी लाइफ में, केमिस्ट्री टीचर आई मेरी लाइफ में, उन्होंने पहले तो डांट दिया मुझे, फिर मेरी शिकायत घर पे कर दी। अब वो एक ऐसा टाइम था जब मैं अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कि मतलब अगर किसी ने मुझे इंसल्ट किया है तो मैं रिवेंज लूंगी, ठीक है, वैसा था मेरे अंदर हमेशा से। प्यार, हाँ, मेरा इंतकाम देखोगी। वही इंतकाम। अब मैंने सोच लिया अब तो इंतकाम होगा मुझे भी। अब आपका पोटेंशियल तभी पता चलेगा ना जब आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। सो बेसिकली आपने जो रिवेंज का वो लिया वो था पढ़ाई। वो था पढ़ाई की। अभी जिस केमिस्ट्री क्लास है मेरी बेइज्जती हुई है, उसी केमिस्ट्री क्लास में
मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, दोबारा चाहिए। रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए। सही है सही बात है। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ। फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स के सामने हम्म, मुझे बोल दिया कि ये नहीं पढ़ती। तो ये मैंने नहीं पढ़ती। उस समय एक रिफ्लेक्स आया मेरे अंदर से, पता नहीं हमेशा से, बचपन से ही अंदर मेरे अंदर वो रिफ्लेक्स आता है एंड फिर काम होते हैं। तो वो रिफ्लेक्स आया, मैंने बोल दिया, मैंने चैलेंज कर दिया कि अगले टेस्ट में आपके बैच में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे मेरे, ऐसा बोल दिया। जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं कितना पढ़ती हूँ। तो अब मतलब कुछ 1-2 हफ्ते का टाइम मिला मुझे। उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि पढ़ना क्या होता है। तो मैंने केमिस्ट्री की जो सबसे है, मतलब जो होती है ना सबसे रेफरेंस बुक काइंड ऑफ, जिसमें सब कुछ होता है, या मुझे ये नहीं पता सिलेक्टिव क्या पढ़ते हैं, तो मैं सब कुछ ही पढ़ लूँगी, क्योंकि सही स्ट्रेटजी रही है। पर उस टाइम पे मुझे ये लगा कि यही कर सकते हैं, तो मैंने किया। मैंने सब कुछ पढ़ लिया उस चैप्टर का, A to Z सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब एज अ रिजल्ट वो जब टेस्ट हुआ, मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आ भी गए। और फिर मुझे समझ एकदम डॉट रिवेंज। हाँ, ये मेरे साथ हमेशा से, बचपन से। तो अब क्या है कि हो गया, मार्क्स आ गए, मैम का भी दिमाग खराब हो गया, पूरे बैच के सारे बच्चों का दिमाग खराब कि इसके कैसे आ गए। वो लड़की कह के लेकर आई है। हाँ। तो सही बात है। अब उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है ना, तो वहीं से कॉन्फिडेंस आया। अब पूरे साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, और ऐसा एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैम बोलती थी बाकी स्टूडेंट्स को कि अगर तुम्हारा कुछ बैकलॉग हो गया तो मेरे से पढ़ ले, तो मैं उनको पढ़ा रही होती थी केमिस्ट्री। यार एक चीज़ सुमेधा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बैचमेट्स को जब पढ़ाते हो आप, हाँ, उसका फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि आप किसी को पढ़ाते हो तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। बहुत बहुत सही बात है। मतलब हमेशा से मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को कुछ पढ़ा दूंगी वो मुझे हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। तो मैं क्या है कि किसी को भी पकड़ लेती हूँ। जैसे अभी भी मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो काफ़ी चीज़ें रटना होता है, तो मैं अपने किसी ऐसे दोस्त को पकड़ लेती हूँ जिसकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता, जैसे उसको पढ़ा दो, आपकी पढ़ाई हो जाती है। तो ये चीज़ें रहती है। और एक और स्ट्रेटजी जो कि मैं यूज़ करती हूँ वो ये है कि ना, अगर मुझे कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो मैं सिर्फ 10 लोगों से पूछ लूँगी, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे आती है चीज़ें, मुझे कॉन्सेप्ट पता है पर मुझे याद नहीं हो रहा, तो मैं बाकी लोगों से ऐसे ही पूछ लेती हूँ। जब मुझे जवाब देते हैं तो मुझे याद हो जाता है। अब उनको लगता है कि मुझे नहीं आती है चीज़ें, इसलिए मैं पूछती हूँ, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाता है थोड़ा। सही बात। तो फाइनली फिर डॉक्टर बनने का जो ख्याल आया, हाँ, वो कहाँ पहुँचा? हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सेशन एंड हो रहा था 11th क्लास में, तो मैम ने मुझे बुलाया केमिस्ट्री, क्योंकि मैं कोचिंग छोड़ने वाली थी। और मैम ने मुझे बुलाया कि सुमेधा, व्हाट डू यू वांट टू डू विथ योर लाइफ। अब ये सवाल आ गया मेरे सामने पहली बार। क्या करना चाहते हो जिंदगी में, मैम, बेटा क्या रहस्य है, बताओ। अब उस टाइम पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है, सही बात। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो है सो है, मैं मुंह पे बोल देती हूँ, नहीं सोचा है तो नहीं सोचा है। तो मैंने मैम से बोला, मैम अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और बाद में कभी सोचूंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ऐसा। अब मैम भी सोचती कि यार जो तुम्हारी एटीट्यूड है, जो कैजुअल लेती हो तुम चीज़ों को, ठीक है, सीरियसली नहीं लेती, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। यू हैव पोटेंशियल एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर पोटेंशियल। तो ये लाइन मेरे मैम की मुझे अभी तक याद है। उन्होंने बस ये बोला कि यू आर वेस्टिंग योर पोटेंशियल, एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि यू आर वेस्टिंग योर पोटेंशियल, क्योंकि आई सी पोटेंशियल इन एवरी स्टूडेंट। सही बात है भाई। तो पोटेंशियल जब आपको दिख रहा है कि वेस्ट हो रहा है, तो टीचर ने जब बोला तो फिर ये ख्याल कहाँ से आया कि यार अब क्या करना है? अब जब टीचर ने पूछ ही लिया है तो फिर क्या क्या चीज़ें दिमाग में थी? अब चीज़ें क्या आई दिमाग में कि मैं घर गई, मैंने पापा को बताया, अब पापा और मम्मी को भी बताया। वो हमेशा से चाहते थे कि डॉक्टर बनना है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि नीट नाम का एक एग्ज़ाम होता है, उसको क्रैक करके आप डॉक्टर बन जाते हो, और डॉक्टर बनने के बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा झूठ। हाँ। कि नीट क्रैक करके आप डॉक्टर बन जाओगे, नहीं, 5 साल की और जर्नी है। 5.5 साल प्लस अभी आगे और भी है। आगे और भी है, वो तो खाली बैचलर्स है। एक खेल बहुत लंबा चलने खेल वाला लंबा है, ये नहीं बताता कोई। ये कोई नहीं बताता। तो फिर मैंने सोचा कि अब चलो ठीक है, अब वो एक ग्लैमर है, मतलब नीट किसी ने क्रैक किया है, बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं, ठीक है, उनका नाम हो रहा है, लोग लाइक बहुत सारी वो इस लाइफ को काफ़ी ग्लैमराइज
और अगर किया गया है। जिस शहर से आप आते हो वहाँ तो मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह भी हाँ, बहुत ज़्यादा हाँ, वो करते होंगे हाँ। कि इस शहर की लड़की ने या हाँ। लड़के ने किया है मेरी भी क्रैक। आई थी। हाँ हाँ। सही बात। तो अब मेरे मम्मी पापा जैसे सुबह न्यूज़पेपर आया एग्जाम के बाद, वो देखते थे कि ये इसने टॉपर किया, इसने ये टॉपर है, इसने टॉप किया, ऐसा देखते थे, वो खुश हो रहे थे, बात डिस्कस कर रहे थे। मुझे लगती है कोई बड़ी चीज़ होगी, ठीक है, मुझे भी कर रहा है, मतलब ये जेन्युइन कोई स्टूडेंट है तो ये सोचेगा। तो मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट ही थी, तो मैं भी ये सोचती थी मतलब हो सकता है कि ना ये क्रैक करने के बाद मुझे सोसाइटी में एक मतलब मेरा नाम बन जाएगा, लाइक एक पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। नीट क्रैक करने के बाद सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। एक बच्चा क्या सोचेगा, यही सोचेगा। तो मैंने भी सोचा कि हाँ मुझे एक दिन वो दिन देखना है जब मेरी भी बातें हो रही होगी, जैसे इन लोगों की बातें हो रही थी, तो मेरी भी वैसी बातें होंगी कि हाँ मतलब ऐसा कर दिखाया, बड़ी सही। बड़ी बातें एंड ऑल, तो चीज़ें तो अच्छा एक दिन तो मुझे वो दिन जीनी है, वो दिन मेरा होगा, ऐसा करके उसके लिए फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। अब यही आया मेरा मतलब टर्निंग पॉइंट था, तब जाके मैंने सीरियसली लिया कि हाँ अब नीट क्रैक करना है और डॉक्टर बनना है। बोर्ड एग्जाम आपने क्लियर किए, उसके बाद फिर कैसे नीट की तैयारी कर रहे थे हम? 10th बोर्ड में मेरे 74% मार्क्स आए थे, ठीक है, बढ़िया। और मेरे बैचमेट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे से। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, नीट के पहले आपने ये कब सोचा कि मेरे को साइंस लेनी है प्लस विद मेडिकल लेनी, मतलब विद बायोलॉजी लेनी है, ये कैसे सोचा था? ये सोचने की चीज़ होती है लड़कियों के लिए, ओके ठीक है। वो प्री डिसाइडेड नहीं होता। नहीं यार, मेरे को तो नहीं लगता कि मतलब हो सकता है आपके आसपास ऐसा होता हो, बट हमारे यहाँ पे था नहीं ऐसा कि मतलब हमने जो है अपने दोस्तों को इंटरेस्ट के हिसाब, मैं महिला मित्रों की भी बात कर रहा हूँ, उनको इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई करते देखा है। बाकी हो सकता है आपका केस अलग रहा हो। हाँ मतलब मेरे घर में ऐसा है कि अगर लड़की हो या लड़का हो सभी मेडिकल में ही जाते हैं, ऐसा है। अच्छा, तो वो घर की परंपरा है ना हाँ, कि ये वो मेरे घर मेडिकल की में ही परंपरा जाता है, है। सब लोग मेडिकल में ही जाते हैं। ओके 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 ओके। नहीं, मेरे घर में कोई ऐसी परंपरा नहीं थी, मैं तो अपने घर का वो था क्या, रेबेल था। रेबेल। मेरे घर में कोई साइंस नहीं पढ़ा, मुझे कॉमर्स लेने के लिए फोर्स कर रहे थे, मैं कि नहीं लेंगे तो साइंस लेंगे। ये भी सही है। हाँ अच्छा है, बच गया अब। बहुत। और मेडिकल तो मैं झेल भी नहीं पाता, मैंने एक महीना पढ़ी थी, मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी। अच्छा, मैं हाथ जोड़ो, मैं मैथ दे दो भैया, अरे नहीं दो। नहीं दो भैया। एक महीने के बाद वो आसान हो जाता, वो अब थोड़ा और आगे हाँ। जाते रहा तो वो आसान हो जाता। बट वो इंटरेस्ट कहीं और था मेरा, मतलब वो ठीक है। मुझे तो ठीक है फिर। बेसिकली फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो हाँ, ठीक है, तो ज़्यादा अब ठीक है। आते हैं आपके क्लास 11th की तरफ। हम बात कर रहे थे कि आपने कब चूज़ किया था, तो पहला जो आपका अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट की हम बात कर रहे थे, तो पहले अटेम्प्ट की स्टोरी बता रहे थे आप, तो बताएं कि क्या हुआ था। नीट और हाँ। AIPMT दोनों? नीट ही थे उस टाइम, नीट का एग्जाम था, AIPMT नहीं हुआ था। 2000, अच्छा दोनों, हाँ 16 हाँ 16 हाँ में हाँ, 16 16 में, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो गई यार ये। बहुत टाइम हो गया एक्चुअली। हाँ। 16 और अभी ऑलमोस्ट 10 इयर्स। तो 16 में 2 बार हुआ था नीट। एक बार AIPMT हुआ था, उसमें कुछ पेपर लीक का कुछ सीन था, इस वजह से रीनीट तो नहीं कहेंगे उसको, 2 बार हुआ था। तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था AIPMT का, क्योंकि अब एक पोजीशन आ गई थी घर पे कि ठीक है बच्चा पढ़ता है, वो उतना उनको समझ में आ गया था कि पढ़ती है लड़की, पढ़ता है, और 12th में क्या परसेंटेज था? 74%। ये तो 10th में भी था ना? सेम ही था ऑलमोस्ट। अच्छा सेम ही था। हाँ, 10th कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बना के रखी है। हाँ, सही है। तो एक बार बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट फिर आपका रहा कैसा? बोर्ड के बाद बोर्ड एग्जाम में आपने पढ़ाई करी, उसमें मार्क्स वार्क्स लेकर आए, देन उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का कैसा रहा? ओके। नीट और AIPMT शायद दोनों ही दिया था आपने, है ना? हाँ, क्योंकि 2016 में फॉर वॉट एवर रीजन आई डोंट रिमेम्बर 2 बार हुआ था एग्जाम, एक बार AIPMT हुआ था, एक बार नीट हुआ था। अब क्योंकि मेरे घर वालों को लगता था कि बच्चा पढ़ता है, और मुझे भी लगता था कि मैं पढ़ती हूँ, पर मॉक टेस्ट नहीं दिया था मैंने। अगर मैंने मॉक टेस्ट दिया होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैंने मॉक टेस्ट दिया नहीं, तो एक सीडो कॉन्फिडेंस तो था ही अंदर कि चलो कुछ नहीं है, पेपर में बैठना ही तो है, इस बार तो सिलेक्शन पक्का है। बैठ गए हम, मतलब मैं गई एग्जाम सेंटर पे,
वहाँ पे देखा मैंने सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दिक्कत ये है हमने बोर्ड में किसी को फेल होते देखा नहीं है, तो हमें लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा ही होता होगा और हम इसमें रहते हैं। वो आइडिया ही नहीं था ना, आइडिया ही नहीं था। कंपटीशन किस लेवल का है क्या पता। हाँ जी। वो तो जिसने मॉक टेस्ट दिया होता है उनको ही पता होता है कि क्या चीजें चल रही है। हम तो बिल्कुल ऐसा था कि पता ही नहीं है क्या है। फिर एग्जाम देने तो मैं चली गई, नीट का एग्जाम। घर में ही बोल दिया अरे टेंशन मत लो, हो जाएगा। एग्जाम सेंटर में भी सब लोग पढ़ रहे इतना क्यों पढ़ रहे, इतना क्या पागल हो गए यार, बैठ इतना के- क्या पढ़ना है। फिर साल भर नहीं पढ़ा क्या जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा वही। लगा था। ठीक है, और वहाँ पे मैं तो बस एग्जाम में होते हैं ना कुछ टीचर्स घूम रहे होते हैं, उनसे बातें कर रही थी। उनको यार बता रहे मैम बताइए आप, आपका नीट निकला था क्या? तो ऐसे 3 घंटे मैंने बात करी उनसे, पता नहीं क्या। तो पेपर कब किया? 3 घंटे पहले आ गई थी ना मैं। अरे भाई एक्साइटमेंट। सही है सही है। तो एग्जाम शुरू हुआ। मेरे तो उस टाइम पे ऐसा था कि मन में ऐसा था कि तुक्का लगा, मेरा तुक्का बहुत सही लगता है, मतलब ऐसा था मुझे कि अगर मैं एग्जाम ऐसे मार्क कर दूं ना, वो पता नहीं अपने आप सही हो जाएगा। जोर से बोलो। ठीक है, जय माता हाँ दी। जोर से बोलो जय माता दी। तो ऐसे ही मैंने लगा कि ऑड ऑन आउट करके कुछ ना कुछ करके हाँ। मैं आंसर तक पहुंच जाती हूँ। मैंने पूरे अटेम्प्ट कर दिए। कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था। और बाहर आके बोल दिया 500 प्लस मार्क्स पक्के, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कट ऑफ 500 के अराउंड रहता था। ठीक है, तो और फिर जब चेक किया तब पता चला कि 270 मार्क्स ही है, और रैंक तो मतलब मोबाइल नंबर के डिजिट्स जैसे। तो अब यही था। अब उसके बाद क्या हुआ कि पता तो चल गया था कि चल कुछ नहीं होना। फिर एक न्यूज़ आती है फिर से होगा एग्जाम। दोबारा एग्जाम होगा। हाँ, अब रोना धोना तो हो चुका था बहुत, पर वही है कि ना, मतलब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अंदर से, गिव अप नहीं करती मैं इतनी जल्दी। सही है। नहीं ये हंसने वाली बात नहीं है, वैसे ये हाँ, सही ये बात अभी है। मजाक लग रहा है ना, अभी उस मजाक टाइम लग पे रहा तो है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, टूट जाता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। और उसको समझ में ही नहीं आता है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि 1 साल का सवाल है कि अब हाँ आप जी। एग्ज़ाम दोगे तो अगले साल दोगे, हाँ उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। यार, और ऊपर से जिस तरीके की कहानी हम लोगों की होती है, अब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हल्के फुल्के सेम हाउस होल्ड से हम लोग आते हैं, हाँ तो ड्रॉप इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। आई थिंक कि ये चीज़ जो है बहुत बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है, बहुत सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो या तो रिश्तेदार भी बहुत सारे होते हैं जो ये एडवाइस देते हैं, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, हाँ। अच्छा ये वाला कर लो, अच्छा ये देख, हाँ। वो फ्लेवर्स नहीं ट्राई करा रहे होते हाँ, आइसक्रीम के, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर, तो ये बहुत होता है। तो बताएं आप ऑप्शंस फिर। क्या क्या थे मेरे पास? तो ऑप्शंस मेरे पास ऐसे थे कि बीएससी, एमएससी। ठीक है, मैंने कांस्टेंट फॉर हाँ। एवरीबॉडी हाँ, बीएससी एमएससी तो रहता ही है। कि बेटा कोई बात नहीं, क्या बॉटनी ऑनर्स कर लो हाँ, या हाँ। जूलॉजी ऑनर्स कर लो, बायोटेक बायोटेक कर लो, बायोटेक कर लो, स्कोप फॉरेंसिक हाँ। कर ले बेटा, पक्का जॉब लगेगी तेरी। हाँ, ऐसा था। प्लस मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इतना ज़्यादा नहीं था। वो भी सोचते थे कि चलो ठीक है, मेहनती बच्चा है। उन्होंने बचपन से देखा है मुझे मेहनत करते हुए। जिस लेवल की जो मैं मेहनत करती थी, वो हमेशा ही उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट और देगी तो इसका हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि देना इसको आता है 100%, कैसे किसी सब्जेक्ट को या किसी भी गोल को कैसे अचीव करना है, इसे पता है। पर उनको ये नहीं पता था कि मतलब वो कर सकती है इतना, ठीक है, कि वो नीट भी क्रैक कर सकती है, क्योंकि होता है ना कि मतलब थोड़ा वो ज़्यादा ही बड़ा गोल है। हमारा बच्चा कैसे करेगा। हाँ, पर मैंने बोला उनको कि मैं कर लूँगी। मुझे भी नहीं पता था, पता है उस समय मैं श्योर नहीं थी कि होएगा कि नहीं होएगा। मतलब मैं तो ट्राई करना चाहती थी। यार पहले अटेम्प्ट पे अगर नहीं हुआ आपका, फिर अंदर से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो जाता है कि यार मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस में थे। मेरे साथ तो पूरा ब्लंडर हो गया हाँ। था। अब फिर मैंने कन्विंस कर लिया उनको जैसे तैसे कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब फिर मैंने ड्रॉप लिया। उस साल मैंने सेल्फ स्टडी करी। वो भी मेरा डिसीजन था, सही था गलत था मुझे नहीं पता, बट मेरा ही डिसीजन था, क्या कर सकते हैं उसके लिए। और मैंने सेल्फ स्टडी से तैयारी करी, और सेल्फ स्टडी पूरे साल करने के बाद मेरे मार्क्स थे 470।
270 मार्क्स मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में थे, 270 मार्क्स मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में थे, और उसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट था, जब मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो मेरे 470 मार्क्स आए थे, ठीक है, और पेपर भी टफ आया था। तो उस केस में फिर घर वालों को लगा कि ना बच्चे में बात तो है, क्योंकि इतना बड़ा गैप, तो भी वो उस टाइम पे पेपर बहुत टफ आते थे, इतना बड़ा गैप लेके आ रहा सेल्फ स्टडी से, यानी कि अगर 1 साल और अगर मैंने लगाया तो हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। पर उस टाइम पर एक होता है ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को थोड़ा टाइम दे देते हो तो आपको लगता है थोड़ा सा ही बचा है, 1 साल और दे दूंगी तो हो जाएगा। होता है ना कि हम चाहते नहीं कि वो मेहनत को बर्बाद करें। तो यही था मेरे साथ, मैं ये नहीं चाहती थी कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है उसको मैं ऐसे छोड़ दूँ, ठीक है, सही बात। और फिर यही था, तो मैंने सोचा कि इस साल मैं अच्छे से अटैम्प्ट दूंगी, मतलब एक ऐसा अटैम्प्ट जहाँ पे मतलब मैं बिल्कुल कोई चांस ना लेना चाहूँ, मतलब एकदम बिल्कुल 100%। तो मैंने कोचिंग लगा ली, उस टाइम तक आकाश वगैरह हमारे उसमें आ गए। 2017 के अटेम्प्ट से पहले की बात है, 16 वाला अटेम्प्ट दे चुके हो, 17 में 16 वाला अटैम्प्ट, 18 वाले अटैम्प्ट में गई थी मैं। अच्छा, तो 2017 का अटेम्प्ट में फिर क्या हुआ था? 2017 के अटैम्प्ट में सेल्फ स्टडी करी थी ना। अच्छा, तो उसमें कितने मार्क्स थे? 472 मार्क्स थे उसमें। ठीक है यार, बढ़िया थे फिर भी उस हिसाब से। 402 थे उस टाइम। 402 और कट ऑफ कितना गया था? 408? 402 नहीं, कट ऑफ कुछ 500 के अराउंड ही था। अच्छा, मतलब कुछ ही 4 मतलब 8-10 क्वेश्चन का ही फर्क था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब जो अटेम्प्ट दूंगी मैं वो बिल्कुल मतलब अच्छे से पढ़ के। तो उसके बाद मैंने वो अटेम्प्ट दिया आकाश इंस्टीट्यूट, क्योंकि उस टाइम तक मेरी सिटी में आ गई थी। सही। तो मैंने वो कोचिंग ज्वाइन किया उस टाइम पे। उस कोचिंग में क्योंकि वो नया कोचिंग था और टीचर्स भी ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। फिजिक्स फैकल्टी मेरी बहुत अच्छी थी, पर मैंने सोचा कि अब गए हैं तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकालेंगे, गए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे। तो मैंने कोचिंग पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के हर टेस्ट में से टॉप कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि ना वो मैंने वहाँ पे एक गलती कर दी थी। मैंने चीज़ों को काफ़ी कैजुअली ले लिया था, क्योंकि मेरी आदत है वो, मैं ना सीरियस होती नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। तो उसमें क्या हुआ था कि मैं स्टार्टिंग का पढ़ रही हूँ, टेस्ट दे दिया, अच्छे नंबर आ गए, खुश हो गए, ठीक है। पर वहाँ पे तुम्हारा काम असली स्टार्ट होता है। हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि हम क्या सही कर रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस करना होता है क्या गलत कर रहे हैं। और मैंने ये चीज़ नहीं नोटिस करी, मिस्टेक को एनालाइज नहीं किया और रिविजन नहीं किया। चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। तो तैयारी आपने करी है, आपने एकदम से अच्छे नंबर ले आए, तो उससे कोई सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। पर उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकेगा जो कि मिस्टेक कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, शॉर्ट नोट्स बना रहा है, रिविजन कर रहा है। उस बच्चे का सिलेक्शन अगर कोई मतलब रुक जाए ना, हो ही नहीं सकता। अगर मेरे जैसा कोई बच्चा हो जो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक अगर उसी चीज़ के बेसिस पे ये 4 स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके ही इतने नंबर लेके आए हैं, तो फिर कोई भी कर सकता है। सिंपल, सही बात है। तो अगर तुम लोगों को भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, तो क्वेश्चंस की तैयारी मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करो, MCQs लगाना शुरू करो। अगर तुम 11th क्लास में अभी भी आए हो, 10वीं के पेपर दिए हैं, तुम ये पॉडकास्ट देख रहे हो कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, तो मेरे भाई नीट का एग्ज़ाम ऐसे क्रैक नहीं होगा कि तुम खाली किताब के पीछे के सवाल लगा लो और हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें बहुत सारे MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे। और अगर तुम्हें MCQ सॉल्व करने हैं, उसका बेस्ट सोर्स है टारगेट बैच, क्योंकि NCERT के बाहर से बहुत मटेरियल ऐसा होता है कि आप लोगों को पकड़ा दिया जाता है, पर वो नीट के लिए फ़ायदेमंद है नहीं। तो सिर्फ स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड अगर क्वेश्चंस करने हैं, टारगेट बैच इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके फॉर्म फिल करो अगर नीट क्रैक करना चाहते हो तो आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर सुमेधा, ये 2017 में आपने किया सेल्फ स्टडी से, 18 में आपने किया आकाश विद कोचिंग, आकाश ज्वाइन किया। अब मुझे ये बताइए 18 का स्कोर क्या रहा फिर आपका? 18 में मेरा स्कोर था 470। 18 में मेरा स्कोर था 470। और वो मैंने आपको बताया कि मैंने क्या क्या मिस्टेक करी थी, क्योंकि मैंने एनालिसिस वगैरह नहीं करा था, तो उसकी वजह से। और एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो थी मेरी उस अटेम्प्ट में, वो ये थी कि मैंने मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करी।
अब कुछ बच्चे वो ऐसा लगता है ना कि मॉक टेस्ट की तैयारी लास्ट में करते हैं, नहीं, मॉक टेस्ट की तैयारी स्टार्ट ऑन डे 1 से करना होता सही बात है ना, क्योंकि एट लास्ट आपको पार्ट वाइज टेस्ट तो देना नहीं है, आपको फुल सिलेबस टेस्ट ही देना है। तो जब भी आप कोई पेपर दे रहे हो ना, तो आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसको ऐसे पढ़ो कि आप एंड में आके आपको उस चीज़ से बेनिफिट मिले। ऐसे तो कोई भी पढ़ लेगा कि हाँ एक टॉपिक आज पढ़ा उसकी मास्टर बन गए, अब उस टॉपिक से कोई भी सवाल दो आप कर लोगे, पर लेकिन उसी टॉपिक को अगर हम 1 साल बाद आपसे पूछे तो हो सकता है कि एक बेसिक क्वेश्चन भी ना बने आपसे, चला गया हो। हाँ करा लो मेरे से, भी कोई फिजिक्स का सवाल नहीं होगा मेरे से, मैं बहुत ज़्यादा टाइम से डिस्कनेक्टेड हूँ। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होती है स्टार्टिंग से। कोई भी टॉपर हो, मैंने बहुत सारे टॉपर देखे अपनी लाइफ में, सब लोग ये करते हैं। वो चीज़ें ये है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो पहले तो उस टॉपिक को पढ़ो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, एंड उसका जो एक्सट्रैक्ट है, इंपॉर्टेंट नोट्स, उसके लिए अलग से एक नोटबुक बनाओ। कुछ बच्चे बोलते हैं बुक्स में हाईलाइट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे कुछ नहीं होता। उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, और एग्ज़ाम के पहले कोई वो जो शॉर्ट नोट आपने बनाया ना उसको फिर से पढ़ लो, और जो क्वेश्चन आपने गलत करे उसको दोबारा सॉल्व करो, जो सही करा वो तो ठीक है, और मतलब ये बेसिक ये तो करना ही है। और आपने जो पढ़ा है उसको, बाकी सारी चीज़ें जो आपने सही हो गई, वो बेसिक जो आपने समझा था, समझने वाली चीज़ें वो तो आपने समझ ली है, ठीक है, वो आपको तो भी याद रहेगा, तो ये करना ज़रूरी है। तो मैंने यही किया था, तो मॉक टेस्ट मैंने बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लिया था अपने लास्ट अटेम्प्ट में। सही। तो ये 2019 के अटेम्प्ट की बात थी, मॉक टेस्ट वाली। हाँ, तो मैंने मॉक टेस्ट अच्छे से दिया था। तो 2019 में जब आपने अटेम्प्ट दिया तो उसमें एग्ज़ाम डे की क्या स्टोरी थी? कुछ तो क्रेजी हुआ था उधर। हाँ, एग्ज़ाम डेट की बात ये है कि जब मैं नीट का एग्ज़ाम देने जा रही थी, एक रात पहले मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। सही बात है। रीज़न बीइंग, मुझे पता था कि जितना मेरे से हो सकता है ना, मैंने इस साल उतना कर लिया है। अब इसके आगे कुछ करना बाकी है ही नहीं, इसके आगे किया ही नहीं जा सकता है। मतलब मेरा वो ऐसा 100% वाला होता है ना कि 100% दे दिया मैंने। 100% का मतलब पूरा 100%। मैंने 1-2% का भी कसर छोड़ा नहीं था। और सुबह जब मैं उठी थी तो मुझे पता था कि आज का दिन तो मेरा है, जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ ना वो इस साल होने वाला है। मेरे घर वालों ने मेरे से पूछा कि क्या होगा इस साल, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, ठीक है, बस मैंने उनसे बोला कि जो होगा अच्छा होगा, और अगर नहीं भी हुआ अच्छा तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना 100% दे दिया है, ठीक है। क्योंकि अब आप कोई चीज़ नहीं करके छोड़ो तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर अगर आपने उसको पूरी कोशिश करके छोड़ी है ना तब आपको दुख नहीं होगा। और सही टाइम पे क्रैक कर लिया आपने, वरना अगले साल तो तो तबाही आने वाली थी। 2019 में हम लोग काफ़ी खुश थे। 2019 में मैं भी ग्रेजुएट हुआ तो मैंने भी एक ड्रॉप लिया था, एक पर्टिकुलर अपने मास्टर्स वगैरह के लिए। तो 2019 में तो हम काफ़ी खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, चीज़ें सही चल रही है। उसके बाद जो 2020 में फरवरी के बाद कहानियाँ शुरू हुई, भाई भगवान ही बचाए। उसके बाद से मैं अपने जूनियर्स को देख रही हूँ, 600 नंबर ला रहे हैं, 620, 630, और स्टिल क्राइंग। बट आपके भी तो 600 के पार मेरे थे। 621 मार्क्स थे, तो बेहतरीन थे यार ये तो, मतलब उस टाइम के हिसाब से 2019 में तो। इन्फ्लेशन 19 से स्टार्ट हुआ है, जो रैंक की इन्फ्लेशन है ना, क्योंकि उसके पहले अगर 620 मार्क्स आ रहे तो आप टॉप 100 बाबा एनटीए भी तो तभी से आया ना। क्या? सॉरी, बाबा एनटीए भी तो तभी से आया। हाँ, बाबा एनटीए तभी से आया था उन्होंने। हाँ, हमें भी। और जब ये पहली बार आए थे, किड यू नॉट, किस जगह पे ये सेंटर्स देते थे? जुपिटर पे सेंटर दे रहे हैं, मार्स पे सेंटर दे रहे हैं, मून पे सेंटर दे रहे हैं, मतलब आदमी जा ही ना पाए, इतना खतरनाक सेंटर्स देते थे। लास्ट मोमेंट में सेंटर चेंज हो रहे हैं बच्चों के। ये भी होता था उस टाइम पे, बच्चे लेट हो रहे हैं काफी। जब इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, एनटीए वालों को फर्स्ट अटेम्प्ट था, इन्होंने बहुत गड़बड़ ये फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुए थे। हाँ। ये तब से अटेम्प्ट दे ही जा रहे, बट ये पास नहीं हुए अभी तक। मुझे चलो 4 साल लगे, इनको तो बहुत साल, तो ये अभी तक फेल नहीं। ये मेरे ख्याल से अब पार्शियल ड्रॉप लेंगे, ये कहीं और ही जाएंगे। अब इनके बस की ज़्यादा रहेगा नहीं मेरे हिसाब से। बट कोई नहीं, 4th फ्लोर पे टी आप लोगों के लिए रख दी गई है। Exactly. तो आप लोग जाकर पी लीजिएगा। बढ़ते हैं आपके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की तरफ। हाँ। तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की कहानी बताइए। अच्छा,
एक मतलब है अभी मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा, बट काफ़ी रिस्पेक्ट है उस चैनल की भी। वहाँ पर सुमेधा ने अपनी स्टोरीज शेयर करी थी, वहाँ पर अपने कॉलेज फर्स्ट ईयर की जो कहानी बताई थी आपने, काफ़ी दुखद थी। तो क्या हुआ था उस समय, मतलब क्या आप नहीं जानते थे कि मेडिकल कॉलेज में इंटरेक्शन होते हैं सीनियर्स के साथ? मुझे वैसे विवाद नहीं करना है, हाँ, पर हमें करना है, हमें करना है। चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है अब तो, क्योंकि मैं व्यूज चाहिए मुझे, कंट्रोवर्सी। क्योंकि मेरा तो इंटर्नशिप होने वाला है, हाँ, तो हाँ, कॉलेज हाँ। 3 हफ्ते रह गए हैं, तो कोई दिक्कत बट नहीं हुआ क्या था एक्चुअल में? है। द थिंग इज, फर्स्ट डे जब मैं कॉलेज गई थी, तो मतलब मेरा कॉलेज, क्योंकि वो मैंने खुद चूज़ नहीं किया था ऑनेस्टली, मतलब मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था, बट क्योंकि वो मेरे सिटी में वो कॉलेज है, तो मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया था। पहले मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब उनको एक बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, वो क्या सोचेगा कि मैं लड़की हूँ, मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, मैं लड़का हूँ तो भी नहीं जाने दे रहे हैं। वो दोनों चीज़ें दोनों लोगों के साथ है, ऐसे सिर्फ मेरे साथ है नहीं, सही बात है, मैं समझ सकता हूँ इस हाँ। बारे में। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो मतलब ऐसा है कि सपोर्टिव है, बट थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव है। थोड़े कंजर्वेटिव है, सपोर्टिव बट कंजर्वेटिव, ठीक है, समझ गया। तो अब आप बताएं फर्स्ट ईयर में ऐसा क्या हुआ था यार, मतलब काफ़ी दुखद कहानियाँ सुनने को हमें मिली थी। पहले तो मुझे बताओ फर्स्ट डे कैसा था, फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज कैसा था? ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज मतलब पहले एक फाउंडेशन कोर्स 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फाउंडेशन कोर्स MBBS में 1 मंथ की ड्यूरेशन का होता है। तो क्या था इसमें? इसमें ऑनेस्टली टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। इसमें आप जाते हो, हाँ, बैठते हो, हाँ। बस बैठे रहते हो। कराते क्या है, मतलब क्या कुछ उसमें सिखाते, मैनरिज्म वगैरह सिखाते कि पेशेंट से हाथ कैसे डील धोना, करना है? हाउ टू वॉश योर हैंड्स, काइंड ऑफ लाइक बहुत क्या ही उन्हें पता था कि 1 साल बाद क्या होने वाला है? हाथ धोना सिखा रहे थे। डार्क हो गया गाइस। 2019 की बात है, वो हाथ धोना सिखा रहे थे। मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि हाथ क्यों धोना सिखा रहे थे वो लोग तब? क्योंकि मोस्टली इंडियंस को हाथ धोना भी नहीं आता है ऑनेस्टली। बात तो सही है। हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि मैं पहले तो 1 अगस्त की बात है, हाँ। मैं गई थी पहली क्लास अटेंड करने की, बहुत एक्साइटमेंट में, चलो ठीक बढ़िया। है जैसा है अपना है, तो चली गई मैं। तो वहाँ पे पहले दिन मैंने देखा कि कैडेवर्स की सफाई हो रही होती है ना, क्योंकि अब नया बैच आया है, तो फिर कैडेवर्स लगाएंगे, उनको सिखाएंगे। तो वो फॉर्मलिन में डिप होता है, वो पूरा ऐसे पड़ा था जमीन पे, और उसकी स्मेल आ रही थी इतनी गंदी, और आंखों से आंसू। इतना तो ठीक है, चलो मैंने सोचा कि मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं चली गई क्लासरूम में। अब वहाँ पे लिटरली कुछ हुआ नहीं, पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी टीचर को पता ही नहीं था कि फाउंडेशन कोर्स लाइक ये है क्या चीज़, मतलब ये चीज़ उनको भी नहीं पता थी इसमें करना क्या है। वो भी फिगर आउट कर रहे थे कि इसमें करना क्या है, हमें क्या ही पता होता। उतना हो गया। प्लस ऐसा होता है कि ना फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें होती है कि मतलब जैसे जिस मोमेंटम में हम पढ़ रहे होते हैं, जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे होते हैं, एकदम पूरे बोर्ड पे लिख लिख के एक एक चीज़ समझा समझा के, बिल्कुल स्पून फीडिंग होती है ना, वो चीज़ें कोचिंग में नहीं होती, मतलब वो चीज़ें कॉलेज में नहीं होती। हाँ। कॉलेज में क्या होता है कि आपको खुद ही पढ़ना है। मैंने सोचा कि यार मतलब पढ़ाएंगे पढ़ेंगे, एक डॉक्टर हो ना, डॉक्टर मतलब क्या, आप पेशेंट देख रहे हो, यही इमेजिन होता है, पेशेंट देख रहे हो, ओटी में खड़े हो, ओटी कर रहे हो, ये कर रहे हो ना, सर्जरी वर्जरी कर रहे हो। पर लेकिन क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है MBBS तक, ये सब उसकी बात की बात है। मतलब थोड़ा स्टूडेंट्स को लगेगा कि मे बी, मतलब वो जो सपने देखकर आते हैं वो थोड़े बहुत हाँ। वो सच्चाई सामने आ जाती है फिर स्टूडेंट्स के कि एक्चुअल में आपको करना क्या है MBBS में। स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि हमें नीट में सिलेक्शन, डॉक्टर बन गए, हाँ, पर ये सपना बहुत दूर का है। हाँ, ये बहुत दूर की 8-10 बॉडी साल है। लगेंगे उसमें। अभी लगेंगे भाई। सोच लेना। तो अब वही कि मैंने भी सोचा था कि ये सब करने को मिलेगा। वहाँ तो हम क्लास में आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, ना पढ़ाई हो रही है, ना किसी को पढ़ना है, ना कोई पढ़ रहा है, ना कोई पढ़ा रहा है, ना कोई पढ़ रहा है, ऐसा कुछ। मतलब मैं क्या लिटरली क्लासरूम के पीछे वाले बेंच पे बैठ के COC खेल रही होती थी। ये ज़्यादा सच है।
मतलब इनिशियली फाउंडेशन डे में, फिर बाद में सीरियसली लिया पढ़ाई हाँ। को। फर्स्ट ईयर में कोई नहीं लेता सीरियसली, क्योंकि वो इतना पढ़ के आ रहे थे। फर्स्ट ईयर में लेने का टाइम भी कहाँ मिलता है। फर्स्ट ईयर में जाते हो, अगस्त में जाते हो, सितंबर अक्टूबर में प्रॉफ हो जाते हैं पहले वाले शायद, काफ़ी कॉलेजेस में ऐसा मैंने सुना है कि फर्स्ट सितंबर अक्टूबर एक में साल- तुम्हारे पहले एग्जाम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर MBBS इज ऑल अबाउट एग्जाम्स। हाँ। इतने एग्जाम्स दिए मैंने, मतलब हर टाइम पे एग्जाम ही चल रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि एग्जाम खत्म ही क्यों नहीं हो रहे। एग्जाम्स ही एग्जाम्स होते हैं, हमेशा एग्जाम होते हैं। सही बात है। इवन मैंने अपने भाई की शादी तक मिस करती थी एग्जाम की वजह से, MBBS में आने के बाद। भाई बड़े हैं आपसे? बड़े भाई हैं मेरे। बड़े भाई हैं। हाँ। सगे? सगे नहीं है, कजन है। हाँ तो ठीक है, थोड़ा हाँ दुख कम हुआ। थोड़ा तो हाँ। MBBS में एग्जाम्स होते हैं। और फर्स्ट ईयर में टाइम इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि एक इंटरेक्शन होता है सीनियर्स की। तो मेरे साथ क्या हुआ, इस बारे में बताएं। हाँ तो हाँ, हम सब लोग बैठे हैं क्लासरूम में, और होता क्या है कि जो सीनियर्स होते हैं वो एक दो स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास की, उससे कनेक्टेड रहते हैं और सही। उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और पास ऑन करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स, बाकी सारे स्टूडेंट्स को। तो ऐसा एक इन्फॉर्मेशन आया कि ये टाइम है, ये जगह है, सबको आना है। और कुछ सीनियर्स थे वो हमें वो गाइड कर रहे थे कि दिस वे, और वो हॉस्टल हमें पता नहीं था ना हॉस्टल सही। कहाँ है, जो सीनियर हॉस्टल्स होते हैं। तो ऐसे हमें गाइड करके वो लेके गए, ठीक है। तो वहाँ पे सब लोग खड़े, हम सब लोग जो उस बैच के थे, मतलब हमारे 90 सीनियर्स, मतलब वो लिटरली 1-2 घंटे खड़े रहे। फिर उसके बाद कुछ वार्डन जो थी हमारी, उनको पता चल गया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें जाने दिया। बट वो 1-2 घंटे ही बहुत डरावने थे, मतलब डिहाइड्रेट, गर्मी का मौसम था, वो समर्स था, मतलब बहुत भयंकर समर। अगस्त का महीना है, भयंकर समर भी नहीं, मतलब समर को कह सकते हैं कि ये ह्यूमिड माहौल था बहुत काफी, तगड़ा वो ह्यूमिड डिहाइड्रेट हो गए थे हम लोग बिल्कुल। हाँ, और क्योंकि पानी समर्स भी फिर था। भी झेल लेगा इंसान, ह्यूमिडिटी नहीं झेली जाती। तो वो चीज़ वहाँ पे मेरे से तो हो नहीं पाया। और क्योंकि मैं घर पे रहती थी, अब घर पे मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके, ठीक है। अगर मैं उनको बोलूँगी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मतलब कॉलेज आवर्स के बाद कि मैं कॉलेज में स्टे कर रही हूँ, तो ये चीज़ें लाइक मेरे घर में ये चीज़ें नहीं चलती। पर लेकिन अब सीनियर्स हैं, वो नहीं समझते इस चीज़ को। तो मैंने जाना, मतलब अब मैं कभी गई नहीं हूँ इंटरेक्शन में काइंड ऑफ। तो उससे क्या है कि मेरे बहुत सारे सीनियर ऑफेंडेड हैं, अभी भी हैं। अब तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी चले गए हैं। पर क्योंकि वो इंटरेक्शन जो चीज़ है ना, वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि ऑल्दो मैं नहीं गई हूँ, पर मैंने देखा है लोगों को इस चीज़ से गुजरते हुए। लाइक लड़कों के साथ तो और ही ज़्यादा होती है, लड़कियों के साथ भी होती है। तो ये है मेडिकल कॉलेज में, हर कॉलेज में। मैंने उसके अगेंस्ट मैंने एक्शंस भी लिए, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत एक्शन लिए उसके अगेंस्ट। प्रोफेसर्स फिर इस बारे में कुछ बोलते थे कि मतलब जो इंटरेक्शंस चल रहा है थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो कुछ था उनकी तरफ से कि सपोर्ट? ऐसा होता नहीं है मेडिकल कॉलेज में सपोर्ट नाम की चीज़। ओके। सपोर्ट आएंगे बट सीनियर्स को मिलेंगे सपोर्ट, अच्छा ऐसा है। वो ज़्यादा प्यारे बच्चे हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली ऐसा है ना कि सबको पता है कि होता है। हाँ, होता है। तो वो प्रोफेसर्स भी तो कभी स्टूडेंट थे ना, मतलब सास हाँ, भी कई बहू सास भी भी kind of। कभी बहू थी, हाँ। तो उनके साथ भी हुआ है। हाँ। अब कोई एक होता है कि ना हम सीनियर है, हमने झेला है, तो हमने जूनियर को भी वो भी झेला है। हाँ, सिर्फ हम ही क्यों ऐसा। तो फ्रेशर्स पार्टी मिली थी या फ्रेशर्स फिर? तो अभी तक नहीं मिली है, मतलब मुझे क्या पूरे बैच को ही नहीं मिली है। और आपके कोविड जूनियर्स बैच को? है ना हम लोग। आपके जूनियर्स को? हमारे जूनियर्स को मिली है। कोविड के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमारे सीनियर्स ने फ्रेशर पार्टी दी नहीं है, और हमने फेयरवेल ज़रूर दिया था उनको। क्यों दिया? ठीक है, अब जो है जैसा है। हाँ, सही है, चलो सबसे ठीक बना है। के रखो। हाँ, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। कुछ सीनियर्स है ना, मतलब मेरे भी कनेक्शन में कुछ सीनियर्स ऐसे हैं, पर मेरे कनेक्शन में सिर्फ वही सीनियर हैं जो जेन्युइनली मुझे लगता है कि इनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और वो ऐसे सीनियर्स हैं जिनने मुझसे कभी भी, मतलब हमेशा दोस्त के लहजे से ही बात करा है। ऐसे सीनियर्स है। और आज की डेट में वो सब फर्स्ट राउंड में हमने नीट भी क्रैक किया, मतलब पढ़ने वाले सीनियर्स के कांटेक्ट में ही रहती थी मैं सब फालतू सीनियर्स के कांटेक्ट में कभी रही नहीं हूँ। बेहतरीन, ये फालतू सीनियर्स भी समझ जाएंगे किसको पॉइंट किया है अगर वो देखेंगे। ठीक है, सही है।
तो अच्छा सुमेधा, मुझे एक बात बताइए, ये तो थी आपके कॉलेज फर्स्ट ईयर की कहानी, ठीक है। कोविड फिर आया, फिर कोविड में आपकी क्लासेस वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे हुई होंगी। हाँ। आप हॉस्टल में नहीं थे? नहीं, फर्स्ट ईयर में मैं घर पे रहती, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में घर में रही हूँ। हम्म। रीजन बीइंग मुझे ऐसा कॉलेज का एनवायरनमेंट, ना मुझे कॉलेज में कोई इंटरेस्ट था, ना मुझे कॉलेज में किसी भी पर्सन से कुछ ज़्यादा मतलब, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था ना। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी समझनी चाहिए। जैसे आपने नीट में इतने मार्क्स स्कोर करे, ठीक है, मतलब आपके जो लेवल के, यानी कि आपकी जो थिंकिंग रखने वाले स्टूडेंट है, आपके जैसी थिंकिंग, वो भी उसी कॉलेज में होंगे जो इतने मार्क्स लेके आएंगे। पर आप क्या है कि आप उस कॉलेज में हो जहाँ आपके कम लेवल के बच्चे हैं, बेसिकली जहाँ कट ऑफ कम है, और आपने हाँ। बस वहाँ पे पास है या फिर हाँ। किसी भी कारणवश से वहाँ से पर एडमिशन ले लिया। वहाँ के बच्चों की सोच आपसे मिलती नहीं है, तो आप सही बात ऐसे है। केस में आप उनसे दोस्ती नहीं कर पाओगे, या आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मतलब वो मतलब वाली दोस्ती होगी, आप उस मतलब वाली हाँ, कहानी हो गई कि हाँ 4 साल निकालना है तो कर ली दोस्ती, हाँ। ऐसा। तो ऐसे भी दोस्त है मेरे, ठीक है, सबके होते हैं। अब सच्चाई बोलने में से कुछ शर्म नहीं है मुझे, दोस्त एक्सपोज नहीं करने थे। ठीक है, कोई बात नहीं, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, तो अब सुमेधा मुझे एक चीज़ बताइए कि फिर YouTube की जर्नी कब शुरू हुई आपकी, और Instagram की? अभी तो 1 मिलियन भी गया है एक वीडियो। हाँ, रिसेंटली एक वीडियो में मेरे 1 मिलियन व्यूज आए थे। हाँ। तो YouTube की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि एक तो फ्रस्ट्रेशन था काफ़ी कि ना मज़ा नहीं आ रहा था एक्चुअली, कि ये तो काफ़ी मोनोटोनस लाइफ चल रही है। हाँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट ही हो रहा होता था, क्योंकि एक ही काम है, पढ़ना है। और हमें पता है कि साल भर की पढ़ाई आप 1 महीने में कर सकते हो कॉलेज की। ठीक है, तो बाकी के 11 महीने का क्या? नीट में ये नहीं है, नीट के लिए साल भर ही पढ़ना पड़ेगा। नीट के लिए पढ़ाई, ठीक है, हाँ। ये मत समझ लेना कि बच जाओगे। तो बाकी के 11 महीने तो वेस्ट हो रहे थे। हाँ। और उसमें क्या था कि बस आओ जाओ कॉलेज से जाके टाइम पास करो, फिर फ़ोन पे कॉल, मतलब जो कॉलेज के जो वैसे ही जो टाइम पास दोस्त है उनसे बात करते रहो। तो समझ में नहीं आता इनसे बात क्यों कर रही हूँ मैं। मतलब ऐसे दोस्त यार है ये ना, काफी ज्यादा ट्रॉमा नहीं हो रहा है, मतलब मुझे करना पड़ रहा है उनसे बात में, क्यों कर करना रही पड़ रहा है बात, हाँ, है? वो एक्चुअली क्या है ना कि कॉलेज में आके पता नहीं क्या होता है कि नीट तक बच्चे अच्छे होते हैं, कॉलेज में आने के बाद क्या होता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। मैं बताता हूँ क्या होता है, मैं एक्सपर्ट, मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो, एक तो ना नीट के टाइम पे बच्चे को ना कुछ फैमिली फंक्शंस छोड़ने पड़ते हैं, ऑब्वियसली सबको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बैठ के पूरा दिन पढ़ना है, पूरा दिन पढ़ना भी नहीं है तो पढ़ने की एक्टिंग तो करनी ही है। तो मतलब वही है कि IPL मिस करना है, और मतलब इधर उधर नहीं जाना है, अपनी महिला मित्र से बात नहीं करनी है। ठीक है, होनी भी तो चाहिए उसके होनी लिए। भी तो चाहिए उसके लिए, तो आपकी तो होंगी ना। मेरी है। हाँ, तो यार पुरुषों के पुरुष मित्र काफी होते हैं, महिलाओं के महिला मित्र बहुत होती हैं। यहाँ सोच में खोट है। हाँ, यहाँ सोच में खोट है। मेरी बादशाह को आप तोड़ मड़ोड़ के जो है वो समझ रहे हो। तो मेनली ये होता है कि फिर जब आप कॉलेज में आते हो तो आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस रहती नहीं है उतनी ज़्यादा। जब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर आप क्यों ही अपने ऊपर कंट्रोल करोगे, फिर आप बह जाते हो। फिर आप बह जाते हो तो आपको वापस लाने वाला कोई बचता नहीं है। बहने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, वही ना, तो आप बह जाते हो, तो फिर बह जाते हो। अब कोई फिर कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब मैं कुछ के जो सर्वनाम में मैं संज्ञा डालना नहीं चाहूँगा। मेरे साथ ये है ना कि जब तक मैं मेहनत ना करूँ तब तक मज़ा नहीं आता। सही बात। तो मेरी लाइफ इज ऑलवेज अबाउट कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल के साथ ही जीना अच्छा लगता है मुझे। ऐसा अगर मेरे को बोल देना कि घर पे बैठो आराम से, या सारा कुछ हम करेंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ें जमती नहीं है। सही मुझे चाहिए कि हर किसी ना किसी चीज़ ग्रोथ माइंडसेट, मतलब वो चीज़ें है मेरे साथ। तो ये हर चीज़ मतलब स्ट्रगल करने की आदत है। अगर मैं घर भी जाती हूँ ना, एफर्ट मारने की आदत है। हाँ, रिजल्ट से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और एफर्ट भी मतलब सही डायरेक्शन में, मतलब और वैल्यू एडिशन, किसी के लाइफ में वैल्यू एडिशन करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने खुद ने वो सिचुएशन फेस किया है कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है, आप किस तरह से कुछ भी पढ़ रहे हो उठा के। मैंने इससे बड़े बड़े मोटे मोटे रेफरेंस किताबें यूज़ करी हैं, सही बात है, जिससे मेरा टाइम वेस्ट हुआ एट द एंड।
तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी जर्नी को लाइक स्टूडेंट्स को बताऊँ ताकि वो उससे कुछ सीख ले कि हाँ मतलब किसी और की गलती से अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आपके 1-2 साल बच रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने वहाँ से शुरू किया। कब कौन सा ईयर था ये? एज सच ईयर तो मुझे याद नहीं, आई थिंक ये 21 या 20 जब मैं सेकेंड ईयर में थी उसके लास्ट में ये मैंने स्टार्ट किया 21 की बात है ऑलमोस्ट मतलब कोविड खत्म ही हो गया था, मतलब खत्म नहीं हो गया था, मतलब सेकंड वेव आने वाला। ठीक है समझ गए। तो टूटा है गाबा का घमंड वाले टाइम। तो YouTube स्टार्ट किया तो YouTube पे वीडियोस किस तरीके के बनाने शुरू किया आपने? अब ऐसा था कि मुझे कुछ तो अच्छा करना है, कुछ तो बढ़िया करना है। हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो उस टाइम में मैंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, जैसे मैंने मीम्स वगैरह भी बनाए हैं यूट्यूब पे। बहुत बढ़िया। पर लेकिन स्टार्टिंग मैंने करी थी फिज़िक्स पढ़ाने से। मैं फिज़िक्स पढ़ाती थी, अभी भी मेरे चैनल पे कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था क्योंकि वो मेरी फेवरेट चैप्टर है। तो मैंने उसके 10-12 चैप्टर्स पढ़ाए, 10-12 टॉपिक्स पढ़ाए हैं जिसपे एक वीडियो पे 2.3 के व्यूज़ भी है, लॉन्ग वीडियो है। तो वहाँ से यूट्यूब स्टार्ट करी थी मैंने, पर क्योंकि वो हो नहीं पाया मेरे से, क्योंकि उसमें व्यूज़ नहीं आते तो मुझे नहीं पता था कि वो डिमोटिवेट हो जाते ना, तो छोड़ दिया मैंने। तो उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट किया, पर इस बार थोड़ा कंटेंट चेंज था। तो वो चीज़ें फिर मैंने ऐसे कुछ 7-8 वीडियोस डाले हो गए, एंड 8वीं या 9वीं वीडियो थी जो मेरी चल गई थी, जिसपे आज की डेट में कुछ 43 लाख व्यूज़ है, ऐसा 4 मिलियन व्यूज़ है ऐसा। तो वहाँ से फिर एक लाइक पुश मिल गया मेरे यूट्यूब चैनल को, फिर वो चलता ही गया काइंड ऑफ। ग्रेट। क्या कंटेंट था फिर? कंटेंट ये था कि पहले तो मैं शॉर्ट्स से स्टार्ट किया था। मैं सोचती थी पहले शॉर्ट्स से लाइक सब्सक्राइबर गेन करके देन मतलब लॉन्ग वीडियो पे स्विच करूंगी। मतलब ये क्या यूट्यूब की पूरी स्ट्रैटेजी बना के चल रहे थे आप या फिर? तो मतलब मेडिकल स्टूडेंट यूट्यूब की स्ट्रैटेजी कैसे, मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्किंग होता है। नहीं वो तो मुझे पता है, वो दैट्स नॉट इवन क्वेश्चन कि मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स तो होते हैं हार्ड वर्किंग, उनको स्ट्रेटजी की जरूरत भी पड़ती है, इसलिए हम स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं। उनको पता है कि हर चीज के लिए स्ट्रेटजी चाहिए, बिना स्ट्रेटजी के नहीं होता है। बट यूट्यूब का जिस तरीके से आप बता रहे हो, मतलब एज अ यूट्यूब मैनेजर या फिर एज अ यूट्यूबर भी, मैं जब हम लोग यूट्यूब के बारे में सोचते हैं तो हम लोग ये सब चीज़ें सोचते हैं कि यार पहले शॉर्ट्स बनाएंगे, तो शॉर्ट्स पे व्यूज़ आने लगेंगे, तब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ जो आप बता रहे हो, तो ये कहाँ से आई? एक्चुअली पहले तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई, क्योंकि अगर लॉन्ग वीडियो बना रहे बहुत उसमें मेहनत जाती है, व्यूज़ नहीं आते। सही बात है, क्योंकि मैंने पहले बना रखा है ना फिजिक्स, उसमें ये एक अटेम्प्ट फेल हो चुकी हूँ ना मैं, वहाँ से सीखा मैंने थोड़ा बहुत। बेहतरीन। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब वीडियोस ही डालनी है ना, तो शॉर्ट डालते हैं। और शॉर्ट मैंने 8-10 वीडियो डाली होगी तो मेरा चैनल चल गया था, तो मुझे ज़्यादा लाइक और ज़्यादा स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यही हो गया बस। सही। सो काफ़ी सही। तो अभी आगे का क्या सोचा है फिर आपने? डॉक्टर बनने के बाद क्या रहेगा, मतलब आगे पीजी वगैरह के बारे में कुछ? हाँ, तो अभी मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी, तो उस टाइम पे सर्जरी से स्टार्ट हुई थी मेरी पोस्टिंग, एनेस्थीसिया एंड सर्जरी। और सर्जरी में मुझे कुछ ऐसे फैकल्टीज़ मिल गए जो कि सर्जरी के फील्ड पे ही थे, लाइक गैस्ट्रो सर्जन मेरे अपने ग्वालियर में ही, उनसे बात हुई मेरी, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ मैं। उन्होंने एम्स से गैस्ट्रो सर्जरी करी है, और सर्जरी की पोस्टिंग में मेरा काफ़ी ज़्यादा ऐसा मन लगा रहता है। क्या नाम है उनका? उनका आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। इनविटेशन सेंट। तो मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी आगे चल के एम्स जैसे गैस्ट्रो सर्जरी करूँ, मतलब मैं चाहती हूँ ऐसा, मैं मेहनत भी करूँगी उसके लिए ऑब्वियसली। तो मैं सर्जरी से अपना नीट पीजी जो है क्रैक करके सर्जरी से फिर एमएस करूँगी। एमएस करना चाह रहे हो? बढ़िया। प्लान काफ़ी अच्छा है आपका, काफ़ी सुन के काफ़ी मज़ा आया मुझे। हालांकि बात ये है कि नीट पीजी के बाद की जो कहानियाँ हैं ना, बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब अभी तो इनकी लाइफ फिर भी हल्की फुल्की सही है, बाद में तो और जहर हो जाती है। क्योंकि मैंने डॉक्टर ऋषभ जैन से भी बात करी, तो एक डॉक्टर की जो लाइफ होती है, क्योंकि आपके लाइफ सेविंग वाले मोड में रहते हो, तो कभी ऑफ नहीं आता है,
वो थी ना एक पिक्चर हॉलीडे, सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, नहीं भाई डॉक्टर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, वो रहता है क्योंकि डॉक्टर यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, तो वो बड़ा लिटरली काफ़ी हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है। जब आप रेसिडेंसी में जाओगे तब आपको 24 आवर्स 36 आवर्स 72 आवर्स की ड्यूटी करनी पड़ती है। कहने को आप रेजिडेंट है पर आप रहते हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि आप हॉस्पिटल के रेजिडेंट हो जाते हैं। क्योंकि वो रेसिडेंस का मतलब ही यही होता है। अच्छा यही होता है, यही होता है भाई साहब, रेजिडेंट का मतलब कि डॉक्टर हॉस्पिटल में ही रहेगा। तो वो उसमें क्या होता है कि जैसे मेरे भी कुछ पीजीज हैं जो कि हॉस्पिटल में ही रह रहे हैं, डीडीआर में, उनने अपना पूरा सेटअप कर रखा है डीडीआर में, वही रहते हैं वो। सही। अच्छा एक बात बताइए, ग्वालियर सिटी का नाम जो है, मैं कभी गया नहीं हूँ ग्वालियर, मैं भोपाल गया हूँ, बट ग्वालियर सिटी का नाम सुन के ऐसा लगता है थोड़े पहाड़ वहाड़ होंगे यहाँ पे, या है क्या ऐसा है ना, कुछ? पहाड़ है तो पहाड़ों हिल के स्टेशन बीच टाइप में है, नहीं, हिल वैली है, स्टेशन वैली नहीं है। हाँ मतलब ऐसा है कि थोड़ा ड्राई है, मतलब ड्राई एरिया है। हाँ। बट माहौल कैसा है, कैसा वेदर है वहाँ का? वेदर इज लाइक एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, बहुत मुश्किल है थोड़ा। दिल्ली की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, ये तो यहाँ भी होता है। ग्वालियर में भी ऐसा ही है, और उसमें ऐसा है दिल्ली में बारिश होती है, मॉनसून इज गुड हियर, बट मॉनसून इज लाइक वहाँ नहीं होता नहीं। तो ले जाओ थोड़ा हमारे यहाँ से। कोई बात नहीं यार, इतना तो कर ही सकते हैं, ले जाओ हमारे यहाँ से थोड़ा होता। वैसे भी सड़कों पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है बारिशों में, हम नहीं जा पाते इधर उधर, फिर ऑफिस की छुट्टी डालते हैं हम। सही। तो फिर सुमेधा एक बात बताइए कि आज के टाइम पे अगर कोई नीट एस्पिरेंट आपसे एडवाइस मांगने आए कि डॉक्टर सुमेधा हमें बताइए कि किस प्रकार से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, जो क्लास 10वीं में भी बच्चे हैं जो डिसाइड कर चुके हैं कि हमें करना है, नीट क्रैक करना है, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर आर यू रियली वांट टू डू दिस और यू आर डूइंग दिस अंडर प्रेशर। अगर आप अंडर प्रेशर कर रहे हो तो इस फील्ड में आप टिक नहीं पाओगे। आप कितने भी आगे चले जाओ, एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। आप सोचोगे कुछ ना कुछ चेंज करने की, है ना, कि कुछ और कर ले, कुछ और कर ले, या तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब में से सेटल हो जाओगे, कर भी लिया तो वो पैशन नहीं आएगा ना जब तक, तब तक कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इस फील्ड में आप ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपको यही करना है। अब अगर आपने मेक श्योर कर लिया है तो अब मुड़ के नहीं देखना, और स्टार्ट करना है आपको। ज़्यादा हैवी मटेरियल नहीं पढ़नी कि आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। आप पहले, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अभी, तो पूरा सिलेबस A to Z, बेस्ट टू बेस्ट लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है, पर वही है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, टॉपिक वाइज नहीं है, पर लेकिन है। तो ट्राई टू फाइंड गुड टीचर्स ऑनलाइन, यूट्यूब पे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो डैट इज़ वेल एंड गुड, यू कैन स्टिल यूज़ यूट्यूब वीडियोज़ फॉर लाइक बेटर कॉन्सेप्ट्स। तो आप पहले मेक श्योर करो कि आज जो पढ़ रहे हो वो तुम्हें आगे लॉन्ग टाइम तक समझ में आए, मतलब याद रहे, उसको यूज़ कर सको MCQ सॉल्व करते टाइम। वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें एट द एंड क्या करना है, MCQ ही सॉल्व करना है। तुम वही नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ आता है, कोई मतलब नहीं है। और MCQ सॉल्व करने के लिए बेस्ट सोर्स क्या है? नीट प्रेप का टारगेट बैच, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर सुमेधा, आखिरी का एक सवाल पूछूंगा, आपका ओपिनियन भी जानना था उस पर, कि आज के टाइम पे, हमारे टाइम पे जब था 2016 में, जब हम लोगों ने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए थे, बोर्ड्स वगैरह दिए थे, स्मार्टफोन्स थे नहीं हमारे पास, कीपैड वाले फ़ोन, मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन था, क्योंकि मैं घर से बाहर जाके ट्यूशन पढ़ता था, तो मुझे थोड़ा ज़रूरत पड़ती थी कीपैड वाला फ़ोन, टेप वेप लगा के, जिससे बढ़िया एकदम डॉक्टर टेप लगाते थे भाई, एकदम जैसे नीचे गिर जाए तो एकदम 4 टुकड़ों में बढ़ जाए वो वाला फ़ोन, पर फिर से असेंबल करो, फिर से काम करेगा वो वाले फ़ोन होते थे। तो आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है स्टूडेंट्स के बीच में, मतलब क्योंकि उन्हें फ़ोन्स वगैरह भी मिलने लग गए हैं। तो किस तरीके से उस जगह पे अपनी तैयारी को कैसे शुरू करें और कंटिन्यू कैसे रखें, फोकस कैसे करें? मेरा इस पे ना बहुत ही थोड़ा, आप बोलोगे कि प्रिमिटिव ओपिनियन, कन्वेंशनल ओपिनियन है। अब मेरे घर पे एक चीज़ बोली जाती है कि फ्रीडम जो है वो एक समझदार व्यक्ति के लिए वरदान है,
और वही फ्रीडम एक बेवकूफ या मूर्ख व्यक्ति के लिए श्राप है। बेहतरीन, सही बात है। ठीक है, तो अगर मैं पेरेंट्स को बोलूंगी कि आप अगर अपने बच्चों को देख रहे हो, आपने उसको बचपन से देखा है कि उसकी क्या क्वालिटीज है, वो किस तरह से चीज़ों को मिसयूज करता है, तो आपको पता होगा कि अगर आप उसको स्मार्टफोन दे रहे हो तो उसको यूज़ करेगा कि मिसयूज करेगा, तो उसी बेसिस पे जज करे कि ये बच्चा इस चीज़ के काबिल है कि नहीं है। और काबिल बच्चा है तो उसको दे, वो उसका बेहतरीन इस्तेमाल करेगा, बेहतरीन से बेहतरीन, वो उसमें पढ़ेगा, समझेगा, वो बहुत कुछ कर सकता है। स्मार्टफोन अच्छा है, पर उसी स्टूडेंट के लिए जो उस चीज़ को यूज़ करे, मिसयूज़ नहीं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अभी तक पता नहीं था कि इसको यूज़ करना है कि मिसयूज़, तो यू हैव टू यूज़ इट, नॉट मिसयूज़ इट। मिसयूज़ करने के 1000 तरीके हैं, पर उन्हीं 1000 तरीकों से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। पर यूज़ करने के कुछ ही तरीके हैं, और अगर वो तरीके आप यूज़ करोगे ना, आपकी ज़िंदगी भी बन जाएगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपको फ़ोन कब मिला था आपका पहला तो कीपैड वाला ही फ़ोन था। तो कीपैड वाला फ़ोन था, उस पर सिर्फ एक ही नंबर जाता था, पापा का ना कोई दोस्त का नंबर सेव था, ना किसी का कॉल आता था, ना कॉल जाता था, ऐसा फ़ोन था। और फिर आया स्मार्टफोन, आया मेरे पास, नीट के पहले भी आया। हाँ, पर लेकिन उस स्मार्टफोन पे कोई भी इंटरनेट नहीं आया इंटरनेट ही नहीं आया। हाँ, तो उस फ़ोन को मैं सिर्फ, होता है ना कॉलिंग रिचार्ज होती है, सिर्फ वो रिचार्ज ही होता था उसमें कि पापा को कॉल जाए। उससे भी सिर्फ वो मतलब कहने को है स्मार्टफोन, बट उसका जो इस्तेमाल हुआ वो बिल्कुल कीपैड वाले फ़ोन की तरह ही हुआ है। वो इसलिए लिया था क्योंकि फ़ोटोज़ लेने होते हैं, क्लास में अगर कुछ पढ़ा रहे हैं ना इम्पोर्टेंट, तो उसमें क्या होता है कि फ़ोटोज़ ले लें तो उसको हम याद करें, रिकॉल हो जाए, तो वो इसलिए लिया था। सही बात। ये नीट में 2017-18 की बात होगी। ये 18 की है। 18 की बात है। 18 की बात है। कौन सा था पहला फ़ोन? पहला था सोनी का एक फ़ोन था, सोनी पता नहीं, याद नहीं मुझे कि कौन सा फ़ोन है। चलता था उस समय। चलिए बढ़िया। तो बहुत मज़ा आया यार डॉक्टर सुमेधा आपके साथ बात करके, और फाइनली ये पॉडकास्ट हो गया यार। बहुत जतन किए इस पॉडकास्ट में हम दोनों ने ही, बहुत स्ट्रगल्स हुए हमारे, और कभी बैक स्टोरी तुम्हें सुनाएंगे इसकी भी कभी बैठे हम लोग, तो कभी अगर मैं किसी पॉडकास्ट पे गया तो तुम्हें सुनाऊंगा ठीक है। बट बहुत मज़ा आया और काफ़ी डिफरेंट स्टोरी थी आपकी, और होपफुली अब आप एम्स आएँ, एम्स में आकर आप पीजी करें। हाँ, आप पीजी करें, और फिर हम आपको डेली बेसिस पे कांटेक्ट किया करेंगे कि डॉक्टर सुमेधा एक पॉडकास्ट करते हैं पीजी की कहानियों के लिए। तो बहुत शुक्रिया। और कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? काफ़ी मज़ा आया, मतलब मैंने ऐसी चीज़ें शेयर करी आपसे जिससे लाइक पूरी मेमोरी जो होती है ना वो रिकॉल हो गई, एंड काफ़ी मज़ा आया लाइक बात करके, क्योंकि वो ऑब्वियसली अब जो अपनी जर्नी को दोबारा याद करते तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। सो जाते जाते एक फाइनल सवाल पूछूंगा आपसे, आपने कभी मौत के बारे में सोचा? नहीं, मैं सोचता नहीं चाहती क्योंकि जिन्होंने सोचा था वो मैनिफेस्ट कर लिया है इसको, वो भी वही सोच रहे हैं ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बट ठीक है, जस्ट फॉर फन। कभी ये कहानी भी बताऊंगा कभी अगर मैं किसी पॉडकास्ट में गया तो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।